के की बीमाएं हो गई एवं मात्रक। तो हमने यहाँ तक कल समझ लिया था किस प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ है देखो के, इस के की जो बीमा है वो किस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। के की जो बीमाएं हैं वो किस प्रकार से आएंगी, तो के की जो बीमाएं होंगी होगा एटीएम। यहाँ पर मतलब है बेटा, एटीएम का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल यानी कि वायुमंडल के बराबर, ठीक है ना, दाब को हम नापते हैं और ये होगा 1 - n के बराबर। और टाइम इनवर्स होगा, टाइम इनवर्स यानी कि माइनस, है ना। इसका जो मात्रक होता है वो होता है बार। दाब को हमेशा किस में मापते हैं, बार के रूप में मापते हैं। और ये होगा 1 - n और सेकंड इनवर्स। अब देखो जो कोटि है वो है n की वैल्यू, ये जो यहाँ पर n दिखाई दे रहा है हमें, ये वाली जो वैल्यू है n, इसको हमने कोटि लेना है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है ना। यहाँ पर क्या आएगा, n क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि होगी, ठीक है ना। और जो एटीएम है ये है वायु एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो ऐसी दशा में हम जब n इज इक्वल टू 0, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखते हैं, यदि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले फॉर्मूले को देखो, इस वाले फॉर्मूले हम लेंगे एटीएम, जैसे हमने लिया एटीएम लिया हमने, है ना। और इसमें क्या होगा, 1 - 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 n इज इक्वल टू क्या है, 0, n की वैल्यू हमने 0 ले ली, ठीक है ना, ये 0 आ गया। और टाइम आ गया हमारे पास सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, इसको हम सेकंड इनवर्स के रूप में ले सकते हैं इस टाइप से। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, ये आएगा एटीएम और इसमें 1 होगा, इसकी पावर 1, तो लिखो चाहे ना लिखो, और सेकंड इनवर्स। तो ये किसके लिए आया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, इस प्रकार से इसका मात्रा किस टाइप से आएगा। अब इसमें क्या होगा, जब n इज इक्वल टू 2, सॉरी 1, n इज इक्वल टू 1। अब देखो n बराबर यदि हम 1 लेते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी दशा में होगा, यहाँ पर तो एटीएम ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एटीएम आएगा। देखो इस वाले पोजीशन पर यदि हम देखेंगे तो ये आएगा एटीएम, एटीएम आएगा। और इस वाली कंडीशंस में क्या आएगा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 - 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड भी आएगा साथ साथ में, इसमें सेकंड नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, सेकंड इनवर्स आएगा। तो यहाँ पर आएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, इस टाइप से आएगा। तो जब ये आएगा तो इसमें क्या होगा बेटा, ये पूरी वैल्यू तो हमारे पास खत्म हो जाएगी, 1 - 1 0, ठीक है ना, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ जो बचेगा हमारे पास वो सेकंड इनवर्स बचेगा। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स इसका, किसके लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे फिर क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए, यदि हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सेकंड इनवर्स भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड इनवर्स भी होगा। तो किस प्रकार से आएगा, तो यदि ये आगे बेटा हमारे पास n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर होगा, ये देखो एटीएम, जैसे हमने फॉर्मूला इससे लेना हमने, ठीक है ना, एटीएम। और यहाँ क्या होगा, अब n इज इक्वल टू 2 है तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा 1 - 2, ठीक है, और सेकंड इनवर्स को आएगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, यहाँ देखो ये 1 - 2 यानी कि एटीएम, ये आएगा -1, या एटीएम इनवर्स, ठीक है ना, और सेकंड इनवर्स, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए हम निकाल सकते हैं। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, इसमें n इज इक्वल टू 3,
जब n बराबर 3 के लिए लेंगे तो n इज इक्वल टू 3 के लिए हम क्या लेंगे? देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने फिर फॉर्मूले को देखना है तो यहाँ पर आएगा ATM और ये आएगा 1 माइनस 3। देखो 1 माइनस 3, ये देखो ना, ये फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ, ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि ATM 1 माइनस n, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस 3, और ये आएगा सेकंड इनवर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ATM, सॉरी करना, देखो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया n इज इक्वल टू 3, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस वाले फॉर्मूले को देखो ऊपर, इस वाले फॉर्मूले में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सो ATM, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, टाइम इनवर्स। ऐसी दशा में जब हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 तो ये है और इसमें से 3 माइनस करेंगे, यानी कि ATM और इसमें क्या होगा, 1 माइनस 3, और फिर क्या आएगा, टाइम की जगह हम क्या लेंगे, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 आएगा, ATM -2 और टाइम। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 से भी निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग वैल्यू हैं जो हम क्या निकाल सकते हैं, गैसीय अवस्था पर अलग अलग स्थिरांक और विमाएं निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में ना आए? ये कल हमने इसके आधार पर देख लिया है ना, जैसे कल देखा था उसी के आधार पर। तो ये तो है बेटा सीमाएं। अब उसके बाद है, नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता। देखो हमने कोटि पढ़ी, कोटि में हमने देखा ये प्रायोगिक मान है, प्रयोग के द्वारा जो निकला वो हमने लिया है ना, वो कैसे मान है, प्रायोगिक मान, प्रयोग द्वारा जो निकला उसको हमने लिया और उसके आधार पर उनको हमने कोटि दे दी, प्रथम कोटि है, शून्य कोटि है, भिन्नात्मक कोटि है, अलग अलग प्रकार की कोटि है। ठीक है, अब आणविकता क्या है, ये जो आणविकता है ये सैद्धांतिक मान है। ठीक है ना, ये सिद्धांतों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि देखो मान लीजिए किसी प्राथमिक रासायनिक, जो प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया है में जो भाग लेने वाले, जैसे माना हमारे पास क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, जो एक साथ क्या होते हैं, संगठ करके अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, आपस में क्या रहता है, संगठित रहते हैं और वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और उनकी जो संख्या होगी उसको हम क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। सिंपल यदि परिभाषा के रूप में देखेंगे तो ये कहते हैं कि अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज भाग लेती है तो एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। या हम इसको आणविकता को ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि आणविकता क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की जो संख्या होगी वो उसकी आणविकता कहलाएगी। क्लियर, माना 4 अणु है तो क्या होगी, उसकी आणविकता क्या होगी, 4 हो जाएगी। 2 अणु है तो द्विआणुक अभिक्रिया हो जाएगी, 3 अणु है त्रिआणुक अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन एक चीज और है, वो बाद में बता देंगे इसमें, कि 3 अणुओं से अधिक जो है एक साथ उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अत्यंत कम संख्या होती है, यानी कि 3 के बाद जो है इनकी संख्याएं 4 होना आणविकता बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है ना, 5 होना और कठिन हो जाता है।
लेकिन 3 तक जो है इनकी आणविकता होती है। तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या यदि 1 हुई तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? एक आणुक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया कि मान लीजिए हमारे पास NH4 NO2, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस H2, तो इसकी आणुकता कितनी होगी? इस अभिक्रिया में यदि हम देखेंगे कितने अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कोई बता सकता है बेटा? कितने अणु ऐसे हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, उनकी संख्या कितनी? अरे ये देखो, ये कितना अणु है? एक ही अणु तो है, अमोनियम नाइट्रेट का एक अणु है, ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं? यस सर। है ना? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में क्या है? एक अणु है। यदि इसमें परमाणु है तो परमाणु अलग अलग होंगे, जैसे नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, फिर नाइट्रोजन 1 और हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो ये परमाणु है इसके। लेकिन अणु क्या है? ये पूरा का पूरा एक अणु, ठीक है ना? मान लीजिए ये देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट जो है एक अणु है अपने आप में, NH4 NO2। यदि मैं अणु 2 बनाना चाहूंगा तो 2 अणु बन गए, अब बने 2 इसके आगे लिख लूं तो ये 2 अणु होंगे, लेकिन किसके होंगे? अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट का कितना अणु है? कितने अणु है बेटा? ये एक। एक अणु है ना? तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? एक अणु का विक्रिया। क्या हो जाएगी? एक अणु का विक्रिया। इसको हम क्या कहेंगे? एक अणु का विक्रिया, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगी? एक अणु का विक्रिया कहलाएगी। अब दूसरा देखो, ये H2O2 इसका नाम क्या होता होगा? तो बताएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बिल्कुल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जिनको नाम याद नहीं बेटा वो नाम भी लिखते रहे, ठीक है ना? इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यदि हम देखेंगे तो ये किस रूप में टूटेगा? एक तो टूटेगा H2O, और साथ साथ में किस रूप में टूटेगा? हाफ H2, 2 पार्ट में टूट रहा है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या हुआ? ये कितने अणु का विक्रिया है? इसमें हाइड्रोजन एक। पेरोक्साइड का एक अणु, इसलिए एक अणु का विक्रिया। जितनी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? आणविकता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उसकी आणविकता कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे अमोनियम नाइट्रेट है तो इसके एक अणु है, तो इसको हम एक अणु का विक्रिया कहेंगे। इसमें भी एक अणु है तो एक अणु का विक्रिया। अब देखो द्विअणु का विक्रिया क्या होगा? वे अभिक्रिया है जिनमें क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जहाँ क्या होगी? 2 होगी, तो क्या कहलाएगी? द्विअणु का विक्रिया कहलाएगी। जहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है उसमें क्या होगा? यदि 2 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो उसको कहते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? द्विअणुक अभिक्रिया। तो ये द्विअणुक अभिक्रिया में क्या होगा? द्विअणुक अभिक्रिया में 2 अणु लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया? 2HI लिया। क्या लिया हमने? 2 मॉलिक्यूल HI, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड। ये देखो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसने क्या बनाया मालूम? ये बनाया H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। तो यहाँ 2HI से क्या हुआ? H2 प्लस I2, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसके मॉलिक्यूल कितने हैं? कितने अणु है बेटा? ये हाइड्रोजन आयोडाइड 2 है। के अणु कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये कौन सी अभिक्रिया होंगी? द्विअणु, द्विअणु का अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विअणु का अभिक्रिया। ये अणुओं पर निर्भर कर रही है। केवल किस पर कर रही है? अणुओं पर। जो कोटि थी वो क्या थी? उसकी सांद्रताओं पर निर्भर कर रही है। जिनमें सांद्रता परिवर्तन हो रहा है वो कोटि कहलाती है। जितने अणुओं का साधारण परिवर्तन हो रहा था वो उसकी कोटि कहलाती है। यहाँ पर क्या है? ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जितने अणु क्या हो रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया
भाग ले रहे हैं उनको क्या कहते हैं, उसकी आणविकता कहते हैं। तो ये आ गया, ठीक है ना। एक और आ सकता है, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2 प्लस Cl2, मान लीजिए H2 प्लस Cl2, ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल HCl। इस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। कौन कौन से अणु है बेटा ये? H2 प्लस Cl। बिल्कुल, एक अणु तो हमारे पास हाइड्रोजन का है, एक अणु किसका है, क्लोरीन का है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलाकर के क्या बना दे रहा है, 2HCl। तो दो अणु भाग ले रहे हैं, देखो एक अणु ये हो गया, एक अणु, ठीक है ना, दो अणु भाग ले रहे हैं। एक और, ठीक है, यहाँ पर लिया हमने CH3, इसका नाम कोई बताएगा क्या है? एथिल एसिड। इथाइल एस्टेट। बिल्कुल ठीक है ना, इथाइल एस्टेट है ना। इथाइल को इथाइल एस्टेट भी कह सकते हैं बेटा, और ये हो सकता है एथिल एस्टेट भी कहते हैं इसको, है ना। और एथिल एथेनोएट भी कहता है, नया नाम था, एथिल एथेनोएट, ठीक है, इसका नाम एथिल एथेनोएट भी होता है, ठीक है। ये IUPAC नेम है, ये एथिल है, और जब O8 ग्रुप लगाते हैं तो ये एथेनोएट हो जाता है, ठीक है ना, ये O8 ग्रुप है। अब देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये OH माइनस लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई ना कोई अणु है, या तो NaOH होगा, ठीक है ना, या KOH होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई ना कोई अणु है, ठीक है ना। अब ये इसने क्या किया, ये अभिक्रिया करेगा और एक बना देगा एसिटेट आयन, CH3CO, ये एसिटेट आयन, ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या बना, यदि हम आगे देखेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा C2H5OH, ठीक है ना। तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। कौन कौन से है बेटा? एक एथिल एसिटेट है सर, और एक OH। यानी कि ये OH वाला भी कोई अणु होगा। तो इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, एक हो गया दो, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया। तो जिसमें जितने अणु भाग ले रहे होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी आणविकता उतनी अभिक्रिया की कहलाएगी, ठीक है ना। त्रिअणुक अभिक्रिया देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास FeCl3, इसके 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिए, प्लस SnCl2 ले लिए, और इसने क्या बनाया, FeCl2 प्लस SnCl4, इस प्रकार से। इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? तीन होगी सर। हम्म? तीन। तीन कैसे कैसे हो जाएगी सर दो तो FeCl3 है सर, एक SnCl2 है। बिल्कुल, ये दो ये है बेटा, और एक क्या है, SnCl2। देखो ये दो अणु तो है FeCl3 के, फेरिक क्लोराइड की, ठीक है ना, और SnCl2 के एक अणु हो गए, तो दो प्लस क्या हो जाएगा, एक, टोटल मिला के कितना हो गया, तीन, ठीक है ना। तो ये कहलाएगी त्रिअणुक अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया कहलाएगी, त्रिअणुक अभिक्रिया। देखो बेटा एक और है, 2 मॉलिक्यूल NO का नाम क्या होता नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। देखो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में आगे तुम्हारे पास है ना, ये आगे भी काम आते रहते, तो इसलिए जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पर हम सर लेंगे, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं सर। वो तो अलग चीज हो गया बेटा ना, लेकिन जो इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, NO को ना, लेकिन जो इसका नाम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट केमिकल नेम है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना। वो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो हमारे पास क्या हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्साइड हमने ले लिया है ना, इसको हम उस रूप में कह सकते हैं, लेकिन जो असली नाम है इसका, ये वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस रूप में कह सकते हैं, दूसरा नाम हम ले सकते हैं, जैसे हम सल्फर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, है ना।
पर असली नाम क्या है इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कह सकते हैं, उसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर लेंगे हम इसका नाम, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखो बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड लिया हमने और उसको ऑक्सीजन के साथ करवाया, तो ये क्या बना दिया इसने? 2 मॉलिक्यूल NO2 बना, और इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी आणविकता कितनी होगी? 3 3, क्योंकि दो हमारे पास क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है, और एक क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। दो तो है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो टोटल मिला करके क्या हो जाएंगे? 3। तो ये त्रिआणुक अभिक्रिया, 3 अणुओं से मिलकर। देखो बेटा, दूसरे हमने क्या लिया? 2NO लिया, फिर हम इसके साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बना देते 2 मॉलिक्यूल NOCl बना देता है, ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बना देता है। तो अब देखो इसमें क्या, इसकी आणविकता क्या होगी? 3 सर। हाँ, क्योंकि इसमें 2 अणु इसके हैं और 1 अणु क्लोरीन का है, तो टोटल मिलाकर के 3 अणु। एक लाइन नीचे देखो बेटे, इसमें लिखा हुआ है कि 3 या 3 से जो अधिक अणुओं का एक साथ संघट या टकराने के उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना अत्यंत कम होती है। जिस माना हमने क्या ले लिया? 3 या 3 से अधिक अणु ले लिया, तो उनको संघट का मतलब उनको जो टकराने के लिए, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक नहीं होती जब तक वो आपस में टकराते नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए एक अणु क्या होता है, दूसरे अणु से टकराता है, तो उससे क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि टक्कर के उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। अतः त्रिआणु से अधिक आणविकता सामान्यतः नहीं पाई जाती, ठीक है ना। 3 अणुओं से अधिक आणविकता वाले जो हमारे पास ये होंगे, वो नहीं पाई जाती, कम संभावनाएं होती, सामान्यतः क्या होती है? नहीं पाई जाती। यदि ये कहता है कि यदि किसी संतुलित अभिक्रिया में की स्टोइचियोमेट्री, सॉरी, संतुलित अभिक्रिया की जो स्टोइचियोमेट्री है में 3 से अधिक स्पीशीज होती हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हो जाता है कि प्राथमिक अभिक्रिया नहीं है, उसमें क्या नहीं होगी? प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। वह क्या होगा? अनेक पदों में संपन्न होगी, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा? बहुत सारे पद होंगे, उसमें वो संपन्न होगी, जैसे हमने पहले बताया था, ठीक है ना। कुछ अभिक्रियाएं कई पदों में होती, तो जो पद स्लो होता था उसको हम क्या मान लेते थे? उसकी अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए माना जाता था, ठीक है ना, जो स्लो हो रहा होता है। तो इसी प्रकार से यदि क्या होगा? कई पदों में होगी और संपन्न में होगी, इसलिए इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम जटिल अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो जटिल अभिक्रिया। ये नोट है, एक प्रकार की जानकारी है कि 3 या 3 से जो अधिक अणु वाले होंगे उनमें टकराने की संभावना कम हो जाती है। तो सामान्यतः ये अभिक्रियाएं 3 से अधिक आणविकता वाले अभिक्रियाएं नहीं पाई जाती सामान्यतः, ठीक है ना। अब देखो बेटा, उदाहरण के लिए हमारे पास ये है, ठीक है ना। मान लीजिए हमने लिया ये अभिक्रिया, 4 मॉलिक्यूल लिए हमने HBr, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवाई O2 से, और इसने क्या बनाया? 2Br2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल H2। यहाँ यदि देखेंगे तो ये आणविकता कितनी है? ये देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये 4 अणु तो ये है और 1 अणु ये हो गया, तो 5 आणविकता हो गई, है ना इसकी। तो ये कहता है कि यह अभिक्रिया क्या है? ऊपरी तौर पर क्या है? 5 आणविक अभिक्रिया प्रतीत होती है, दिखाई दे रहे हैं 5 अणु, और इसकी कोटि क्या है? पंचम प्रतीत होती है, 5 दिखाई दे रही है ना। परंतु वास्तव में क्या है? ये कौन सी अभिक्रिया है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय, है ना। इसका पता कैसे करेंगे? जो ये अभिक्रिया है ये अलग अलग पदों में संपन्न होती है, देखो अलग अलग पदों में, ठीक है ना, अलग अलग पद में संपन्न होगी, ठीक है ना। तो जो सबसे इसमें क्या होगा? इस अभिक्रिया में संपूर्ण क्या होगा? संपूर्ण अभिक्रिया में जिसका वेग क्या होगा? सबसे धीमे गति का होगा, ठीक है ना, वेग पर निर्भर करेगी,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए देखो, पहले उसने HBr ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, ये देखो ये वाला बना, ये मंद अभिक्रिया है, ठीक है ना। फिर OBr ने फिर HBr से रिएक्शन की, फिर ये बना, ये तीव्र अभिक्रिया है। फिर ये इसने फिर अगेन रिएक्शन हुई, तो इस प्रकार से ये बना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि हमें कोटि निकालनी होगी तो कोटि किससे आएगी, इस वाले से आएगी, जो मंद अभिक्रिया। बाकी अभिक्रियाओं को हम छोड़ देंगे, इनकी जरूरत हमें नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ मंद देखो, ये कहता है कि अभिक्रिया का प्रथम पद क्या है, मंद पद है, और संपूर्ण अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, इसकी जो अभिक्रिया का वेग हम निकालेंगे तो यहीं से निकालेंगे, द्वितीय कोटि के, है ना। तो यदि हम वेग निकालते हैं तो वेग बराबर क्या आता है, जो मंद अभिक्रिया होती है उसी से निकालते हैं, के बराबर क्या, के और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ HBr और एक्टिव मास ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना बेटा इसमें। तो इसमें जो दो अणु भाग ले रहे हैं इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। कितने अणु ले रहे हैं उसमें भाग, तो इस प्रकार से क्या होगा, हम निकाल सकते हैं। तो कम संभावनाएं होती है, ये समझाने के लिए उन्होंने बताया कि इस टाइप से भी अभिक्रियाएं हो सकती है, ठीक है। देखो इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 2 हो गई, और इसके देखो तीनों पद में द्विआणु प्राथमिक अभिक्रिया है। देखो तीनों में देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 2 अणु लिए इसने भाग, यहाँ भी 2 अणु हैं, यहाँ कितने हैं, 2 अणु हैं, तो सब में दो ही अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए द्विआणु का अभिक्रिया भी हो सकती है आसानी से, ठीक है ना। प्रत्येक स्पीशीज में 2 अणु भाग ले रहे हैं, है ना। ये देखो द्विआणु प्राथमिक अभिक्रिया, देखो एक अन्य उदाहरण भी है इसका, देख लो। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल H2O2 लिया, और इसने क्या बनाया, 2H2O प्लस O2, मान लीजिए ये बन गया। तो यदि हम देखेंगे तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, वेग हम निकालेंगे तो वेग समीकरण क्या लिखा जाएगा, वेग समीकरण होता है इज इक्वल टू के और एक्टिव मास ऑफ H2O2, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। एक्टिव मास ऑफ H2O2 हमने ले लिया इस प्रकार, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इस टाइप से देखेंगे तो ये अभिक्रिया इस टाइप से हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इनकी आणविकता अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है। अच्छा ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसमें आयोडीन जो है बेटा इसमें माइनस के फॉर्म में ऊपर है, इसकी उपस्थिति में हो, है ना। तो यहाँ पर आयोडीन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं आयोडीन माइनस के रूप में, ठीक है ना। ये भी भाग ले रहा है इसमें, पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखेंगे तो यह अभिक्रिया H2O2 और आयोडीन, ये आयोडीन है, प्रत्येक के संदर्भ में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। यह अभिक्रिया क्या हो रही है, एक ही पद में संपन्न हो रही है, नहीं होती है, देखो एक पद में संपन्न नहीं होती है, और प्रयोगों के आधार पर अभिक्रिया में होना 2 पदों में होता है। देखो जैसे ये आयोडीन हुआ तो यहाँ से ये इसके साथ अभिक्रिया की इसने, आयोडीन के साथ H2 प्लस IO बना दे, मंद अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये पहला पद आ गया, तो इसकी कोटि क्या होगी, ये द्वितीय कोटि की हो जाएगी, एक ये हो गया आयोडीन के साथ हुआ, फिर क्या हुआ, ये इसने आयोडीन और ऑक्सीजन के साथ करवाया, ये H2O बन गया, O2 बन गया, और जो आयोडीन था वो बाहर निकल गया, ये उसके रूप में है बेटा। देखो जैसे यहाँ पर आई क्या होगा, एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये पार्टिसिपेट किया है इसने शुरू में, इसलिए क्या होगा, कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो ये प्रथम पद ही वेग निर्धारक पद है, क्योंकि कैसा है, मंद पद है, यानी कि धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया, है ना। और मंद पद की आणविकता और कोटि कितनी है, 2। यदि यहाँ पर देखेंगे इसकी कोटि भी 2 है और आणविकता भी कितनी है, 2। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं, अभिक्रिया कोटि में और आणविकता में क्या अंतर है। एक एक पॉइंट नोट करना बेटा इसका, है ना। एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, तो देखो जो हमने कोटि और आणविकता पढ़ी, अभी तक तो लगभग हमें एक जैसा नजर आ रहे थे, कोटि
और आणुकता। ठीक है ना, ये दोनों क्या लग रहे थे हमें, एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि हम लगभग लगभग क्या कर रहे थे, वो एक ही जैसे शब्दों को प्रयोग कर रहे थे। तो देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा था कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक राशि, प्रयोग के द्वारा हमें प्राप्त की गई राशि होगी, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रायोगिक राशि। ठीक है ना, और जो आणविकता है वो सैद्धांतिक राशि है। सैद्धांतिक, उसमें हमें नहीं कोई प्रयोग नहीं किया, हमने कहा इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, दो अणु का अभिक्रिया, एक अणु भाग ले रहा है, एक अणु का अभिक्रिया। ठीक है ना, तो कोटि क्या है, प्रायोगिक राशि है, और जो आणविकता है वो सैद्धांतिक राशि। पहला नियम, तो पहला अंतर तो ये। ठीक है ना, यदि हम इस रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा, प्रायोगिक राशि, प्रयोग द्वारा प्राप्त की गई राशि, प्रायोगिक राशि। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम देखेंगे आणविकता, तो ये कैसे है, सैद्धांतिक राशि। कैसी राशि है, सैद्धांतिक। क्लियर, ये दो प्रकार का, एक पहला अंतर तो यह। दूसरा अंतर क्या है कि जो कोटि होता है, कोटि को हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं, देखो यहाँ शून्य भी हो सकती, कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, पूर्णांक में हो सकती है, और भिन्नात्मक हो सकती है। यहाँ तीन चीजें, कोटि क्या है, तीन प्रकार की हो सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, है ना, इस प्रकार से। एक प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इस प्रकार से हो सकती है। और भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्न के रूप में हो सकती है, जैसे 1/2, इस प्रकार की कोटि आ सकती है। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें हो सकती है इसमें, शून्य हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, और भिन्न हो सकता है। जबकि आणविकता क्या होगी, शून्य और भिन्नात्मक नहीं होती। शून्य कोट, इसकी आणविकता, किसी भी मॉलिक्यूल की आणविकता शून्य नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती शून्य। शून्य होगा तो उसमें अणु की संख्या शून्य हो जाएगी, तो क्या होगा, वो अभिक्रिया मान्य ही नहीं होगी। ठीक है ना, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। दो चीजें, यहाँ भिन्न के रूप में और शून्य के रूप में अभिक्रिया, आणविकता नहीं हो सकती। लेकिन क्या होगा, जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, उनके बराबर होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो हमारे पास होगी 1 2 3, ये हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये केवल क्या होगी, पूर्णांक के रूप में होती है ना, कौन, आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है। और ये क्या हो सकती है, ये शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक में भी हो सकता है, और भिन्नात्मक भी हो सकता है, कोटि। क्लियर, दो अंतर समझ में आए बेटा। उसके बाद यदि हम और आगे देखते हैं, ये है अभिक्रिया की कोटि। प्राथमिक जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। ठीक है ना, जो कोटि होगी, एक तो प्राथमिक पे होगी और जटिल अभिक्रियाओं दोनों पर लागू होती है। जबकि आणविकता क्या होगी, केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। ठीक है ना, ये तो किस पर होंगी, प्राथमिक हो गया, और जो जटिल अभिक्रियाएं होंगी उन पर लागू होंगी, कौन, कोटि। जो आणविकता है केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। ठीक है ना, और जटिल, जो जटिल अभिक्रियाएं होंगी उन पर कोई आणविकता, यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं, जटिल अभिक्रियाओं, केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए होता है। ठीक है ना, चौथा पॉइंट यदि हम देखें बेटा इसमें, तो जो जटिल अभिक्रियाएं हैं में सबसे धीमा वाला जो अभिक्रिया होगी, वो क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा। इसमें ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें जो धीमा पद होगा, कैसा पद होगा, धीमा पद होगा, स्लो स्टेप होगा, स्लो रन, ये होगा, तो ऐसे को हम कहते हैं वेग निर्धारक पद। ये बहुत बार पूछा जाता है, जब SN1 और SN2 मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी होता है कि जो स्लो पद होगा वही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, और उसमें जितने आप भाग ले रहे होंगे वो उसकी कोटि कहलाएगी। जो स्लो पद होगा, धीमी गति से जिसकी गति हो रही होगी, वेग हो रहा होगा, मंद पद होगा, वही क्या होगा, उसका वेग निर्धारक पद होगा, उसी से हम वेग निर्धारित कर पाएंगे। ठीक है ना, ये
कहता है कि जो जटिल अभिक्रियाओं में क्या होगा, सबसे धीमा अभिक्रिया या वेग निर्धारक पद होगा उसकी आणविकता, ठीक है ना, कि आणविकता को ही हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की आणविकता माना जाता है, ठीक है ना। जो सामान्यतः क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि के समान होता है, और वो अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, वो क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से हमने आणविकता और कोटि में अंतर भी समझ लिया। किसी को कोई दिक्कत है बेटा इसमें? सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने कहा सर मंद पद और तीव्र पद, लेकिन सर हम निकालेंगे कैसे सर, पता कैसे करेंगे कि मंद पद कौन सा है, तीव्र पद कौन सा है सर? हाँ ये होता है बेटा, जनरली जनरली हम कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये क्या है, प्रायोगिक मान है ना। वैसे तो हम इनको क्या मानते हैं, प्रायोगिक मान मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों से हमें पता लग सकता है, जैसे हमने कहा कि तीव्र पद कौन से, यदि वो कैसे हैं, अणु के रूप में है। मान लीजिए कोई अणु है ना, और वो आयनिक अणु है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये तीव्र गति से हो रहा होगा, ठीक है ना। और उन स्टेप्स में क्या होगा, यदि कहीं आयनिक दिखाई दे रहा है, आयनिक पद दिखाई दे रहा है कि आयन के फॉर्म में, तो समझ लेना तीव्र हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो प्रायोगिक मान है ना, लेकिन हम देखते हैं कि प्रयोग करके देखते हैं कि ये अभिक्रिया बहुत स्लो चल रही है ना। और जो आणविक अभिक्रिया होती हैं, अणु बने हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास C6H6, तो हम ये मान के चलते हैं इसका टूटना जो है कठिन होगा और बहुत स्लो होगा, है ना। तो इसके टूटने का मान केवल वैसे जनरली मान सकते हैं, लेकिन जो अणु के रूप फॉर्म में होगा, और कैसे होगा, जिनमें कोई आवेश नहीं होने वाला है, अनायनिक, है ना, तो सह संयोजी बंध होगा, उसमें टूटने में समय ज्यादा लगता है। तो जनरली एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिनमें सह संयोजी बंध होगा वो टूटेगा देर में, ठीक है ना। तो उसका जो पद होगा वो बहुत धीमी गति से चलेगा, जनरल आइडिया, है ना। वैसे प्रायोगिक मान कैसे माना है, प्रयोगों के द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। ऐसे नहीं बता सकते हम कि देख करके ये अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है, ये स्लो गति से हो रही है ना। इसको हम प्रयोग के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया तीव्र हो रही है या स्लो, ठीक है ना, जहां तक मैं जान सकता हूँ, ठीक है ना। ये क्लियर। अब एक ये टॉपिक है बेटा 4.5 वाला, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है। ये है समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु। एक तो समाकलित वेग समीकरण है और दूसरा क्या निकालना, अर्ध आयु। और केवल किसका है आपके सिलेबस में, एक शून्य कोटि का है और प्रथम कोटि का। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए हमें क्या निकालना, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु। इन दो चीजों के हमें इसमें समाकलित वेग समीकरण निकालना, ठीक है ना, शून्य कोटि के लिए और प्रथम कोटि के लिए, केवल दो ही कोटि के लिए। और इन दोनों में से एक आता जरूर है बेटा, ठीक है ना। और तो इन दोनों को ढंग से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसमें 5 नंबर का मिलता है, यही मान के चलिए। कभी कभी क्या होता है कि 3 नंबर का तो यहाँ से आता है और 2 नंबर का यहाँ से पूछ लिया, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। या 2 नंबर का पूछ लिया, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ठीक है ना, इस टाइप से पूछ लिया। ये 3 नंबर का यहाँ से या तो वेग, समाकलित वेग आएगा, या कोई न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है ना, 3 नंबर का आएगा। और 2 नंबर का ये अलग पार्ट्स होते हैं। कभी आपको आर्यनीय समीकरण पूछ लेगा, संक्रियण ऊर्जा पूछ लेगा, संगठन संघट सिद्धांत पूछ लेगा, ठीक है ना, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो तो देखो हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ा हमने अभिक्रिया की कोटि हमेशा क्या होती है, प्रायोगिक राशि होती है, ये आपने पढ़ लिया। कोटि को हम क्या मानेंगे, प्रायोगिक राशि, है ना। और ये कहता है देखो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग होगा, ठीक है ना, वेग किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का समय के साथ खींचे गए आरेख द्वारा प्राप्त होता है। समय के साथ क्या होगा, जो खींचे गए आरेख होगा उससे प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आरेख अभी बता दूंगा बेटा किस प्रकार से होगा।
तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम शून्य कोटि की अभिक्रिया लेते हैं, पहले आज शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? कोई बता सकता है? सर जिस अभिक्रिया में कोटि शून्य हो। हाँ, और कोटि किसकी होती शून्य? किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य किसकी कोटि अभिक्रिया की होती? कौन सी अभिक्रिया होगी जिसकी कोटि शून्य होगी? कैसे निकाल? या शून्य कोटि के वेग नियम से सर। हाँ, वेग के नियम से। वेग नियम से सर। ठीक है, तो इसको डिफाइन यदि हमें करेंगे बेटा, तो यहाँ पर एक लाइन में डिफाइन हो सकता है। कैसे? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग क्या होता है, स्थिर रहता हो, ठीक है ना? या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्या होता है, स्थिर रहता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती। नंबर एक, तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहलाएंगे? जिनका वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के साधारण की घात शून्य हो, है ना? यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का साधारण परिवर्तित नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएंगे। ठीक है, तो इन डेफिनेशन में से आप जो भी चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्या हो रहता है, स्थिर रहता है, वो क्या कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, या वे अभिक्रियाएं जिनमें सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। या वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। ये सारे के सारे वही हैं। मेन ये है कि इसमें जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा? साधारण परिवर्तन नहीं होता है, जो साधारण परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना? तो इस अभिक्रिया का ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और यहाँ क्या हुआ? ये प्रोडक्ट हुआ। यदि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया देखें, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हमें पता लग गया कि शून्य कोटि, क्योंकि प्रायोगिक मान है बेटा, हमें पता नहीं लगेगा। पहले हमें ये देख लिया कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसके लिए वेग क्या होगा? यदि हम वेग निकालेंगे तो वेग क्या होगा? वेग समीकरण कैसे निकालते हैं? सर के आएगा एक्टिव मास ऑफ आर की पावर सर यहाँ पे 0 आ जाएगी। बिल्कुल, के आएगा और एक्टिव मास आएगा आर, रिएक्टेंट एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी पावर क्या आएगी? शून्य आएगी, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? दूसरा भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? यदि हम वेग निकालते थे, दूसरा वेग कैसे निकालते थे? यदि हम वेग निकालते थे, एक वेग हमने दूसरा निकाला, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन आएगा? यहाँ माइनस आएगा, है ना? और डी और एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, समय के साथ उसका साधारण परिवर्तन, यानी कि समय के साथ ये भी वेग हो गया। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो दोनों वेग हो गए, ये भी वेग है और ये भी वेग है। एक तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी घातों की वेग समीकरण निकालते हैं। ये वेग निकल गया, किस प्रकार से निकलता है? इसकी मात्रा में जो कमी आती है उसको माइनस के चिन्ह दिखाते हैं, आईडी एक्टिव मास। ये देखो, ये दोनों बराबर होंगे। ये क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। ये तो दोनों मान अलग अलग, भले हमने क्या लिया, उससे लिया है, मान से लिया, लेकिन हम इन दोनों को बराबर के रूप में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि जो माइनस, देखो, डी और एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा? के, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ आर और इसकी पावर 0। तो ये देखो बेटा, जब पावर 0 होती है तो उसको हम क्या ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए आर की पावर 0 हो गई, या एक्टिव मास ऑफ आर, इसकी पावर इज इक्वल टू 0।
तो ये बराबर किसकी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है ना, आर नोट की पावर यदि 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसको यदि 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, माइनस डी और एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हम क्या निकाल रहे हैं, अभिक्रिया वेग का समीकरण। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण। ठीक है ना, इस समीकरण में यदि हम देखेंगे तो ये कौन सी कोटि की है, इसकी कोटि है शून्य कोटि। ठीक है ना, अब देखो बेटा, इसका यदि हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। अब मुझे तो आता नहीं है, पर आप लोगों को आता होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया डी डी एक्टिव मास ऑफ आर, इसको माइनस को हम इस तरफ ले लेते पहले, है ना। ये माइनस का चिन्ह इस तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के डी टी, इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है ना, अब करो तो बेटा इसका समाकलन करो। इसका समाकलन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन कैसे आएंगे। जो बायोलॉजी वाले में तो सीधे स्टेप याद रख सकते हैं उसमें, है ना, और जो मैथ्स वाले हैं वो कर सकते हैं। इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन का चिन्ह आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रकार से इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन डी के सापेक्ष लगेगा, कांस्टेंट पे नहीं होगा, है ना। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू के, ये तो कांस्टेंट है ही, माइनस में रहेगा वैल्यू के टी, और प्लस क्या आएगा सी या आई, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई है ना, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ले लिया। सी भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, कई किताबों में सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आई दे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 या 4 जो भी आप लोग कहना चाहो। तो यहाँ देखो बेटा, ये हमारे पास ये आ गया, इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर आई क्या है, ये है समाकलन स्थिरांक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आई है वो आई इज इक्वल टू क्या होगा, समाकलन स्थिरांक। इसको हम क्या बोलेंगे, समाकलन स्थिरांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना इसको। ठीक है ना, जब ये समाकलन स्थिरांक आ जाएगा तो ये देखो, यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, जो आर है, ये कुछ चीजें कहता है। समाकलन स्थिरांक ज्ञान करने के बाद यदि ये कहता है कि यदि हम क्या लें, यदि हम ऐसा करें, यदि टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम 0 होगा तो इसका मतलब अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई। टाइम 0 का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई। तो जब टाइम 0 होगा तो आर क्या होगा, जो जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये क्या होगा, ये आर जो होगा, ये आर नोट होगा। ये आर नोट क्या है बेटा, ये है प्राथमिक, जो प्रारंभिक मात्रा है। आर नोट क्या होता है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा। ये समझ में आ रही बात, कि माना टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो अभिक्रिया अभी प्रारंभ हुई ही नहीं, तो जो हमारे पास अभिकारक है उसकी प्रारंभिक मात्रा को हम दिखाते हैं आर नोट से। ठीक है ना, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि जैसे अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई, टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो इस तीसरी समीकरण में देखो, इस तीसरी समीकरण में जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आर की जगह क्या रखेंगे, आर नोट, क्योंकि अभी क्या है, आर क्या है, प्रारंभिक मात्रा में। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, देखो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर के तो हमें मालूम नहीं है, के इनटू क्या आएगा, टी की जगह आ जाएगा 0 आएगा, टाइम 0 है ना। तो यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और प्लस सी होगा। यहाँ पर आ गया आर नोट, और ये पूरा तो 0 हो गया, और प्लस क्या आएगा, सी के बराबर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। यदि टाइम इज इक्वल टू 0 है और आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर नोट हो जाएगा। तो इस समीकरण, तीसरी समीकरण से हम क्या लेंगे, आई
सॉरी मैं सी लिख रहा हूँ, इसको हम आई लिखेंगे, ठीक है ना, सी भी लिख सकते हैं बेटा इसको। यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, तो आई की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो आर बराबर ये आ गया प्लस आई, ठीक है ना, ये तो जीरो हो गया पूरा का पूरा, ठीक। अब इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है इंटीग्रेशन वैल्यू, इसको फिर हम किस में ले सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख सकते हैं। देखो तीसरी इक्वेशन में रख सकते हैं, जहां पर हमने आई ली है ना। आई की जगह क्या लेंगे, ये देखो आई की जगह ले लेंगे आर नोट। तो ये तीसरी इक्वेशन, या आई का मान समीकरण तीसरे में रखने पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस आई का मान, समीकरण हमने क्या लिया उसको, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 3 में रखेंगे बेटा तो किस प्रकार से आएगा, यदि हम आई का मान लिख लेंगे तो यहाँ है एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी, और प्लस आई की जगह क्या लिख लिया, ये वाली वैल्यू आर, क्लियर। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ सकती है। अब हमें यदि के की वैल्यू निकालनी होती है, हमें तो के चाहिए होता है ना। तो इसको देखो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि आर एक्टिव मास ऑफ आर माइनस क्या होगा आर नोट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। हमें तो समाकलन स्थिरांक निकालना है, इसका के निकालना। तो अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस के को हम उस तरह पे ले सकते हैं, चलो छोड़ दीजिए इसको, इसमें टी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या लेंगे माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो आर माइनस आर नोट अपॉन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, बटे में टी आएगा। लेकिन जब हम इसको इधर लेंगे, ये माइनस को चिन्ह इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, के की वैल्यू यदि माइनस इधर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा आर नोट माइनस एक्टिव मास ऑफ आर, और बटे में क्या आ जाएगा टी। देखो माइनस चिन्ह ने ये परिवर्तन कर, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, के। ये किसके लिए निकला, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग स्थिरांक, वेग समीकरण, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा, ठीक है। इस किसके लिए आएगा, शून्य कोटि के लिए। तो ये अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है ना।